हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे, जो कि हमारा जो है लोको पायलट का एग्जाम, साथ ही टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस का पोर्शन में इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि हमारे पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि अनवीकरणीय साधन है। इसमें से पहचानना है कि कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत है या फिर साधन है जो कि अनवीकरणीय है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है आपका सौर्य ऊर्जा, बी आपका दे रखा है कोयला, और सी आपका दे रखा है यहाँ पे जल, और डी है आपका मत्स्य क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय साधन वैसे साधन होते हैं जिनको बनने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है कोयला, वो आपका क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल आपका रिसोर्स है। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है अनवीकरणीय संसाधन से रिलेटेड और भी कुछ मुख्य इन्फॉर्मेशन है, उनको समझते हैं। ठीक है, 4 प्रमुख प्रकार के जो होते हैं अनवीकरणीय रिसोर्स होते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेट्रोलियम, दूसरा आपका प्राकृतिक गैस, तीसरा आपका कोयला, और चौथा आपका परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो हमें ये 4 आपका इंपॉर्टेंट रखना है याद कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख 4 अनवीकरणीय संसाधन है। तो पेट्रोलियम, जिसको तेल भी लिखा रहता है, प्राकृतिक गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये आपके 4 हैं। क्योंकि इनको बनने में ना लाखों वर्ष का समय लग जाता है, और इनको हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो है कि इनमें से 3 को आप जीवाश्म ईंधन बोलोगे, कौन कौन से, तो पहला तेल, दूसरा आपका प्राकृतिक गैस, और तीसरा आपका क्या है, कोयला, है ना। तो ये तीनों को मिला करके हम क्या है, तीनों को आप जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जीवों के अवशेष से बनते हैं। ठीक है, जीवों से के अवशेष से बनने की वजह से हम इनको जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि आपका जो है ना नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, इसका आपका देखेंगे कि स्थापना कब होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बोला गया है यहाँ पे 12 जुलाई 1986 को, और बी ऑप्शन बोला जा रहा है यहाँ पे 12 जुलाई 1982 को, सी ऑप्शन बोला जा रहा है 12 जुलाई 1978 को, और डी ऑप्शन में आपका 12 जुलाई 1992 को। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि आपका स्थापना वर्ष है आपका ग्रामीण बैंक का, ग्रामीण विकास बैंक का, नाबार्ड का। ठीक है, कृषि, राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को आपका नाबार्ड का जो है कि इस्टेब्लिशमेंट होता है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो आपका नाबार्ड से रिलेटेड कुछ और प्रमुख जो मुख्य आपका इन्फॉर्मेशन है, उनको हम समझते हैं कि इसकी आपका स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका इस्टेब्लिशमेंट का, इसका ये होता है कि भारत में जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका लोन प्रोवाइड करे। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, तो कृषि के लिए, और अदर जो वर्क होते हैं, दूसरे जो कार्य होते हैं ग्रामीण में, तो ग्रामीण जगहों पे आपका क्या होते थे कि बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट करवाया गया, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, है ना। रूरल एरिया मतलब कि ग्रामीण एरिया के विकास के लिए आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है ना बी एस शिवरामन समिति के सिफारिशों से की गई थी। ठीक है, तो ये कौन सी समिति थी, तो बी एस शिवरामन समिति थी, जिसके सिफारिशों के तौर पर आपका देखेंगे नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट होती है। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए की गई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, एक अधिनियम बनाया गया था, एक बिल लाया गया था, जिसको पास किया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है, वो बिल का नाम था आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। ठीक है, तो 1981 में पास हुआ था, और ये 12 जुलाई 1982 को ये देखते हैं कि पहली आपका देखेंगे नाबार्ड का जो है कि इस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है, क्योंकि आपका इसका जो पर्पस होता है कि ग्रामीण विकास का आपका करना है, तो ग्रामीण विकास के लिए आपका लोन प्रोवाइड करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की इस्टेब्लिशमेंट, नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। ठीक है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक गतिविधियों को से संबंधित नियोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नाबार्ड जो होता है उसका काम क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में आपका लोन प्रोवाइड करना, और आर्थिक गतिविधियां, और ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे भी आपका कुछ आपका काम होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका देखते हैं कि फार्म हो गया, डेयरीज हो गए, है ना, तो डेयरी फार्मिंग, तो उनके लिए आपका लोन प्रोवाइड करता है। इसका मुख्यालय जो है कि आपका कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ठीक है, तो वो ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से हमें याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत की
भारत के लिए आपका स्वतंत्र उपनिवेश दैट मीन्स आपका है कि डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी, ठीक है। तो वो कौन सा वायसराय था जिसने आपका डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देने की पहली बार बात किया था, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है लॉर्ड इरविन, बी आपका है चार्ल्स वुड, सी आपका है लॉर्ड हार्डिंग और डी ऑप्शन है आपका क्लेमेंट एटली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बताएंगे। डोमिनियन स्टेटस किसने देने की बात की थी, ठीक है, वो कौन सा वायसराय था। हमारा लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो है उन्होंने आपका क्या है कि पहली बार ना इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन जो है कि आपका डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं। तो डोमिनियन स्टेटस को समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो डोमिनियन एक स्टेटस एक ऐसा दर्जा होता है जिसमें आपका जो है कि इंडिया के लोगों को आपका रूल करने का फ्रीडम होगा, लेकिन आपका जो आप बोलेंगे कि मेन हेड जो होगा, ठीक है, नॉमिनल हेड आपका बोल सकते हैं, नॉमिनल हेड जो होगा वो आपका ब्रिटेन होगा। तो ऐसा स्टेटस देने की आपका बात किए थे कि आपका इंडिया में जो होगा कि इंडिया के अपने लोगों का रूल होगा, मतलब इंडियन लोग ही आपका यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका पार्टिसिपेट करेंगे, यही लोग आपका चुन करके जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ब्रिटेन क्या होगा, नॉमिनल हेड होगा, नाम का हेड होगा। जैसे ब्रिटेन आपका क्या है कि प्रेसिडेंट के जैसा, प्रेसिडेंट जो हेड होते हैं नॉमिनल हेड, इस टाइप का आपका सिर्फ आपका हेड रहने का काम कौन करता है, ब्रिटेन करता है। ऐसा स्टेटस आपका डोमिनियन स्टेटस हुआ करता था, ठीक है। तो जिसको देने की बात लॉर्ड इरविन ने पहली बार 1929 में की थी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत वायसराय जो होते हैं लॉर्ड इरविन द्वारा ये आपका डोमिनियन स्टेटस का ये आपका गांधी इरविन समझौता होता है जिसमें आपका ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात करते हैं, है ना। तो ये 5 मार्च 1931 को होती है, ठीक है। 5 मार्च 1931 को होती है। कब होती है तो आपका देखेंगे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जो हो रहा था, ठीक है। तो उसमें आपका गांधी जी को इन्वाइट किया गया था, गांधी जी मना कर रहे थे। तो इन्होंने बोला था कि यदि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो हम आप लोगों को क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, ठीक है। बात की बात है कि उन्होंने आपका ये जो है कि जो स्टेटमेंट लॉर्ड इरविन का था उस पर आपका ये अड़े नहीं रहे हैं और क्या है कि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया, ये बात की बात है। लेकिन इन्होंने आपका क्या है कि लॉर्ड इरविन ने बोला हुआ था कि हम क्या करेंगे कि आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे यदि आप लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया गया है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो ठीक है। इससे पहले आपका लॉर्ड इरविन वायसराय ने 1929 में अनिर्दिष्ट भविष्य में ब्रिटिश अधिकृत वाले भारत में डोमिनियन स्टेटस और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन के अस्पष्ट पेशकश की घोषणा की थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इससे पहले भी ना आपका जो है ना वायसराय ने आपका डोमिनियन स्टेटस की बात की हुई थी 1929 में, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बोला था कि आप लोग क्या है कि हम जल्द ही आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजित करने वाले हैं और आप लोगों को आपका डोमिनियन स्टेटस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, है ना, कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को गोलमेज सम्मेलन दिया जाएगा। ये आपका 1929 में ही आपका क्या है कि लॉर्ड इरविन ने बता दिया था, ठीक है। अगला आते हैं वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो वाराणसी में आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, इसकी स्थापना किन्होंने की थी। ए ऑप्शन है आपका क्या मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है आपका भगवान दास, सी आपका एनी बेसेंट और डी है आपका काशीनाथ तेलंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से बताएंगे आप लोग। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एनी बेसेंट ने आपका क्या है वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की है, ठीक है। तो एनी बेसेंट होती कौन है, ये आयरलैंड की रहने वाली होती हैं, ठीक है। आयरलैंड में आपका होम रूल आपका चल रहा होता है, तो होम रूल चलता है तो उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए ये इंडिया में भी क्या करती हैं, होम रूल की डिमांड करने की बात करती हैं, है ना। तो होम रूल की आपका लीडरशिप भी एनी बेसेंट आपका इंडिया में करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि एनी बेसेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगला आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपका जो है कि ये नीली क्रांति जो है वो इन ऑप्शंस में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है हमारा मांस उत्पादन, बी आपका है अनाज उत्पादन, सी है आपका मछली उत्पादन, डी ऑप्शन है दलहन उत्पादन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन मछली उत्पादन से रिलेटेड हमारा है नीली क्रांति, ठीक है। तो नीली क्रांति आपका किससे रिलेटेड है, तो मछली उत्पादन से, ठीक है। तो मांस उत्पादन से किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मांस उत्पादन है ना लाल क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपका मांस का उत्पादन जो होता है ये किससे संबंधित रखता है, तो ये लाल क्रांति से संबंधित रखता है, ठीक है। अनाज और दलहन
अनाज और दलहन जो है कि ये किससे उत्पादित किससे संबंध रखते हैं, हरित क्रांति से, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से आपका संबंधित रखता है, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन थे, ठीक है। तो जिनको क्या है कि अलग अलग क्रांति में आपका से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। तो मांस उत्पादन लाल क्रांति, अनाज दलहन आपका हरित क्रांति, और दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने अपना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में परिवर्तित किया था, ठीक है। कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पे आपका जो है ना HRA जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको आपका बदल करके क्या नाम रख दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। जिसके आपका लीडरशिप कौन करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन से स्थान पर इसका नाम बदल करके रखा गया था, ये ऑप्शन बोला जा रहा है यहाँ पर हमारा क्या, ताजमहल आगरा में, बी आपका है किला सराय पिथौरा दिल्ली में, ठीक है। और सी बोला जा रहा है आपका फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, और डी आपका है कुतुब मीनार में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आपका है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन भी समझते हैं, ठीक है। तो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है कि आपका इसका 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया जाता है। काकोरी षड्यंत्र जो होता है, काकोरी षड्यंत्र जो है उसमें आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लीडर होते हैं, है ना, उनके नेताओं को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एक ही सदस्य इसके आपके बचे रहते हैं जो बाहर रहते हैं, वो आपका चंद्रशेखर आज़ाद रहते हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के लीडरशिप में है ना दिल्ली में आपका देखते हैं फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम बदल के रख दिया जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस आपका एसोसिएशन का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी बदल जाता है। पहले आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ना, तो उसका उद्देश्य होता था कि हम क्या करेंगे कि गणतांत्रिक आपका राज्य बनाएंगे, मतलब ऐसा राज्य बनाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे जिसमें आपका जो है ना कि शासन जनता की मर्जी से हो, मतलब क्या है कि लोग वोट करें, अपनी गवर्नमेंट बनाएं और उससे आपका रूल हो। लेकिन बाद में आपका HSRA का मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब हिंदुस्तान जो होगा एक समाजवादी गणतांत्रिक राज्य बनाएंगे। हम कैसा बनाएंगे, समाजवादी गणतांत्रिक राज्य। इसका क्या मतलब है, समाजवादी में आपका देखते हैं कि हम क्या करते हैं, समाज के उद्धार के लिए आपका देखेंगे कि इक्वालिटी हो, रिसोर्सेज का एक्सेस जो है ना, संसाधनों का आपका उपयोग करने का राइट जो है सबको है, ऐसा हो, ऐसा नहीं कि आपका जो है कि अमीर और अमीर बन जाए और गरीब और भी गरीब हो जाए, ऐसा ना आए ऐसा सिचुएशन। उसके लिए आपका समाजवादी आपका जो पार्टी होते हैं वो वर्क करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम बदल करके ऐसा रखा था कि समाजवादी गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, ठीक है। जिससे आपका क्या हो कि गरीबों द्वारा आपका देखते हैं कि अमीरों का शोषण ना हो सके, ठीक है। ऐसा देश बनाने की बात करते हैं, ठीक है। और अगला आ जाते हैं कि इसके प्रमुख नेता जो होते हैं कौन कौन रहते हैं। तो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तो विजय कुमार सिन्हा हो गए, शिव वर्मा हो गए, जयदेव कपूर हो गए, है ना, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, है ना, सुखदेव, ये सब आपके क्या है प्रमुख लीडर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों के लिए आपका जो है कि रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ए में है आपका 130 दिन, ठीक है, 130 दिन, बी आपका है कि 150 दिन, सी आपका है 100 दिन और 100 दिन, और डी है आपका 120 दिन, ठीक है। तो कितने दिनों के लिए मनरेगा के अंतर्गत जो है कि रोजगार प्रोवाइड करने की बात कही जाती है, हमारा सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत आपका गवर्नमेंट जो है कि 100 दिनों का आपका रोजगार प्रोवाइड करने की बात कहती है, ठीक है। तो मनरेगा से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है। कि आपका देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 में लाया जाता है, ठीक है। आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये आपका 2005 में लाया जाता है। इसके तहत आपका जो है कि गवर्नमेंट आपका कम से कम 100 दिनों तक के आपका रोजगार देने की बात कहती है, ठीक है। यह आधिकारिक तौर पर आपका 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 23 अगस्त 2005 को पारित किया जाता है ना। तो ये 23 अगस्त 2005 को पारित किया जाता है इसको, ठीक है। और
2005 को पारित किया जाता है और आधिकारिक तौर पर ये आपका देखते हैं स्टार्ट कब से हो जाती है, तो 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। यह अधिनियम पहली बार आपका 1991 में इसकी बात की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी, है ना। तो पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट बनती है तो वो आपका पहली आपका बार ऐसा डिस्कशन करते हैं कि हम कम से कम मिनिमम 100 डेज का आपका रोजगार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बात करते हैं। मनरेगा में ऐसी योजना है जो मनरेगा के अधिनियम पर आधारित है, ठीक है। ये मनरेगा की ऐसी योजना है जो मनरेगा के अधिनियम है ना, इसके आपका देखेंगे कि इसका एक कानून आया था, उसके तहत आपका ये आधारित है, ठीक है। और ये आपका क्या करती है कि इसका नोडल मंत्रालय जो है ना, मनरेगा के लिए जो है नोडल मंत्रालय जो है कि वो आपका कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है, ठीक है। इसकी नोडल मंत्रालय आपको याद रखना है, तो वो आपका है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है कि हमारा जो है कि जो मनरेगा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा नदी, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी वो कौन सी नदी है जिसे आपका जो है ना पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी, बी आपका है गंडक, और इनमें से कोई नहीं सी ऑप्शन, और डी है आपका दामोदर। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जिसको आपका पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आपका दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो डी हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला आ जाते हैं, शास्त्रीय नामक शास्त्रीय नृत्य आपका भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? ये शास्त्रीय नामक जो आपका नृत्य है, ये आपका डांस है, वो आपका कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपका देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है उत्तर पश्चिम में, आपका बी ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम में, सी आपका क्या है उत्तर पूर्व में, और डी आपका है दक्षिण पूर्व में। तो ये कहाँ पे किया जाता है शास्त्रीय नामक डांस, ठीक है। ये जो नृत्य है वो आपका नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो हमारा देखते हैं ये उत्तर पूर्व में किया जाता है ना। तो इंडिया के आपका जो है ना नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे आपका क्या क्षत्रिय नामक डांस किया जाता है, बेसिकली असम में, ठीक है। तो असम के कल्चर से ये रिलेटेड है आपका क्षत्रिय डांस, ठीक है। तो क्षत्रिय नामक डांस आपका उत्तर पूर्व हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि भारत में और भी आपका कुछ प्रमुख नृत्य होते हैं, तो उन नृत्य के बारे में देखते हैं। जैसे भरतनाट्यम है, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है? ये आपका तमिलनाडु में की जाती है ना। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का डांस है। ऐसे कथकली जो है केरल का है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और कथक जो है उत्तर भारत का है, ठीक है। तो कथक कहाँ पे किया जाता है? उत्तर भारत का, और कथकली याद रखना है केरल का है। ऐसे ही आपका मोहिनी आटम आपका केरल का है। तो केरल के दो हैं आपका, कथकली और मोहिनी आटम, ठीक है। और मणिपुरी मणिपुर का है, और ऐसा ही हमारा देखते हैं ओडिसी जो है उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर और ओडिसी उड़ीसा का। ये तो इजीली समझ में आ जाएगा। बेसिकली ऊपर की हमें जो चार हैं वो याद रखना है, ठीक है। आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आपका जो है आंध्र प्रदेश का, और कथक उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश बोल रहे उत्तर भारत का, ठीक है। और मोहिनी आटम आपका कहाँ का? केरल का, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आते हैं हमारा क्या, निम्नलिखित में से कोई किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के क्लास का, ठीक है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आपका बंदरगाह को ना कि डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन बोला जा रहा है आपका हल्दिया बंदरगाह, बी आपका है कांडला बंदरगाह, और सी आपका है मंझगांव बंदरगाह, और डी है आपका मुरगांव बंदरगाह, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह को आपका क्या है? डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।